नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अनलॉक की प्रक्रिया के लिए राज्य के सभी जिलों को 5 अलग अलग मानकों के आधार पर विभाजित किया गया था और पॉजिटिविटी रेट व ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के मुताबिक अलग अलग जिलों को अलग अलग छूट दी गई थी। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के बाद चूंकि विगत 2-3 सप्ताह से संक्रमितों व मृतकों की संख्या में कुछ इजाफा देखा जा रहा है, साथ ही अब कोविड वायरस के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी खतरा देखा जा रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा पहले के नियमों में कुछ बदलाव करते हुए कहा गया है कि अब राज्य के सभी जिलों को तीसरे स्तर पर ही रखा जाएगा और विगत 4 जून को जारी आदेश दोबारा लागू करते हुए कड़े प्रतिबंध जारी किए जाएंगे। ऐसे में अब समूचे राज्य में सभी दुकानों को रोजाना सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक ही खुले रहने की छूट दी जाएगी तथा शनिवार व रविवार को जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी शनिवार व रविवार को वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। साथ ही सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि कोविड संदेहित लोगों की जांच करने हेतु केवल RT-PCR टेस्ट का ही सहारा लिया जाए, क्योंकि यह टेस्ट अपने आप में बेहद सटीक है। इसके साथ ही जिला प्रशासन को प्रतिबंधों को कम अधिक करने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में कल शनिवार 26 जून को इस बारे में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर अमरावती के जिलाधीश शैलेश नवाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्राप्त होने वाले पत्र का अध्ययन करते हुए तथा स्थानीय हालात की समीक्षा करने के बाद कल शनिवार 26 जून को अमरावती जिले के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाएंगे। इस समय यद्यपि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर खत्म होने की ओर अग्रसर है, लेकिन साथ ही तीसरी लहर आने की प्रबल संभावना भी है, जिसके तहत आशंका जताई गई है कि तीसरी लहर के दौरान करीब 50 लाख लोग इस संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही यह लहर छोटे बच्चों के लिए काफी हद तक खतरनाक हो सकती है और करीब 5 लाख से अधिक बच्चे इस संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा 6,559 अस्पताल तथा 12,000 वेंटिलेटर तैयार रखे गए हैं ताकि संक्रमण की चपेट में आने वालों का इलाज किया जाए। इसके अलावा संक्रमण की लहर को रोकने के लिए भी तमाम आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस विषय को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समक्ष तमाम उपाय योजनाओं के संदर्भ में प्रेजेंटेशन किया गया, जिसमें बताया गया कि संक्रमण की तीसरी लहर का सामना करने के लिए सरकार को कौन कौन सी तैयारियां करनी पड़ेंगी। राज्य सरकार को कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, अतः सरकार द्वारा फिलहाल 893 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। इसके तहत रेमडेसिविर व टोसिलीजुमैब सहित अन्य सभी आवश्यक दवाओं की आपूर्ति को जरूरत के लिहाज से बढ़ाया जा रहा है। तीसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की भी पहले की तरह बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ेगी, अतः राज्य में जगह जगह पर ऑक्सीजन निर्मित प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं ताकि वातावरण से ही ऑक्सीजन पैदा की जा सके। इसके अलावा कोविड टेस्टिंग की संख्या को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। राज्य में कोविड वायरस के नए स्वरूप डेल्टा वेरिएंट से पहली बार एक मरीज की मौत हुई है। मृतक 80 वर्षीय महिला रत्नागिरी के संगमेश्वर की निवासी थी और उस पर रत्नागिरी जिला सरकारी अस्पताल में इलाज जारी था। इस महिला को कोविड संक्रमण के अलावा अन्य कई बीमारियां भी थी। ऐसी जानकारी रत्नागिरी के जिलाधीश लक्ष्मी नारायण मिश्रा द्वारा दी गई है, जिसकी पुष्टि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा की गई है। स्वास्थ्य मंत्री टोपे के मुताबिक राज्य में इस समय डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित कुल 21 मरीज हैं, जिन पर इलाज जारी है। साथ ही राज्य के सभी 36 जिलों से कोविड संक्रमित मरीजों के सैंपल अधिक से अधिक प्रमाण में लिए जा रहे हैं ताकि इस नए स्ट्रेन को लेकर पुख्ता जानकारी प्राप्त हो सके। राज्य में अब तक नए वेरिएंट से संक्रमित 21 मरीज पाए जा चुके हैं, जिसे सरकार एवं प्रशासन द्वारा बेहद गंभीरता से लिया गया है। हालांकि अब तक अमरावती जिले में इस वेरिएंट से संक्रमित एक भी मरीज नहीं मिला है। इसके बावजूद जिलाधीश एवं स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा तमाम आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस बीमारी के संक्रमण को यहां पर फैलने से रोका जा सके। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान कोविड संक्रमित होने के बाद कोविड मुक्त हो चुके बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MSIC नामक पोस्ट कोविड बीमारी की तकलीफ बढ़ने के कई मामले सामने आए हैं। इस बीमारी के लक्षणों की ओर तुरंत ध्यान देते हुए समय रहते इसके लिए बेहद आवश्यक उपाय योजना करना जरूरी है। कोविड संक्रमण की पहली व दूसरी लहर के दौरान विगत मई माह के अंत तक 10 वर्ष से कम आयु वाले 2326 बच्चे संक्रमण की चपेट में आ चुके थे। इलाज के बाद कोविड मुक्त हो चुके बच्चों में पोस्ट कोविड काल के दौरान MSIC बीमारी का खतरा देखा जा रहा है। हालांकि मनपा एवं जिला स्वास्थ्य महकमे का कहना है कि अब तक अमरावती शहर सहित जिले में MSIC से पीड़ित कोई बच्चा नहीं पाया गया है। स्थानीय नवाते परिसर में मनपा की मिल्कियत वाली 1 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्रफल वाली जमीन पर बनाए जाने वाले मल्टीप्लेक्स के ड्रीम प्रोजेक्ट की निविदा प्रक्रिया स्थायी समिति द्वारा आम सभा की अनुमति लिए बिना शुरू किए जाने को लेकर मनपा की सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी एवं विपक्ष में रहने वाली कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं और दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस मामले को लेकर भाजपा का कहना है कि मनपा चुनाव को नजदीक आता देख कांग्रेस द्वारा जानबूझकर इस मामले को हवा दी जा रही है। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि वे अमरावती महानगर पालिका का नुकसान नहीं होने देना चाहते
चाहते, इसलिए इस मामले को लेकर कोई ठोस निर्णय होना बेहद अपेक्षित है। विगत 18 जून को हुई आम सभा में भाजपा के स्वीकृत पार्षद मिलिंद चिमोटे ने नवाते मल्टीप्लेक्स का प्रारूप नए सिरे से तय करने हेतु आम सभा में चर्चा किए जाने की मांग की थी, जबकि इससे पहले ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की नियुक्ति की जा चुकी थी। ऐसे में मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले तथा पार्षद प्रकाश बंसोड़ ने पीएमसी को स्थगित करते हुए सभागृह में इस विषय को लेकर चर्चा किए जाने की मांग की, जिस पर महापौर ने नवाते मल्टीप्लेक्स मामले को लेकर सभागृह को पूरी जानकारी मिले इस हेतु इस प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया। लेकिन इस समय निगमायुक्त प्रशांत रोडे द्वारा सभागृह को बताया गया कि पीएमसी की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है और इसे लेकर हाईकोर्ट द्वारा निर्णय भी दिया गया है। साथ ही ये मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन भी है, जहां से अभी तक स्थगनादेश नहीं मिला है, जिस पर बबलू शेखावत ने कहा था कि न्यायालय ने निविदा जारी करने के लिए भी नहीं कहा था और यह मामला पुराने ठेकेदार के खिलाफ दायर किया गया था, अतः यह नए ठेकेदार पर लागू नहीं होता। इन तमाम बातों के चलते सभागृह में काफी देर तक हंगामा भी मचा था, क्योंकि फिलहाल नवाते स्थित जमीन की कीमत 100 से 120 करोड़ रुपए के आसपास है और इतने बड़े उपक्रम में किसी भी तरह की कोई लापरवाही न हो, इस हेतु नियमानुसार चर्चा पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इसकी आड़ लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा अपने अपने दांव चले जा रहे हैं, साथ ही एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं। कल शनिवार 26 जून को केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में जारी आंदोलन को शुरू हुए 7 माह पूरे हो जाएंगे। ऐसे में किसान कामगार संयुक्त संघर्ष समन्वय समिति द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। इसके तहत कल स्थानीय राजकमल चौक पर अपराह्न 12 बजे धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस आंदोलन के लिए गत रोज रेलवे स्टेशन चौक स्थित ऊर्जा भवन में समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें शनिवार को किए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। कोविड संक्रमण की वजह से अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों के योग्य संगोपन के लिए सरकार की ओर से विशेष योजना चलाई जा रही है। ऐसे में जिलाधीश शैलेश नवाल गत रोज चांदूर बाजार तहसील के इनायतपुर गांव पहुंचे और उन्होंने यहां पर 11 वर्षीय सुशांत राजेश ढोंडे व 13 वर्षीय जागृति राजेश ढोंडे इन भाई बहनों से मुलाकात की। इन दोनों बच्चों के पिता का कुछ वर्ष पूर्व निधन हो चुका था, वहीं कुछ समय पूर्व कोविड संक्रमण के चलते उनकी मां का भी निधन हो गया, जिसकी वजह से दोनों ही बच्चे अनाथ हो गए। यह बात पता चलते ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने इन दोनों बच्चों के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना, साथ ही मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को इन बच्चों के योग्य संगोपन के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। विगत 16 व 17 मई को तोकते चक्रवात का प्रभाव राज्य के कई जिलों में दिखाई दिया। इस चक्रवात की वजह से समुद्र किनारे स्थित जिलों सहित राज्य के अन्य कई जिलों में बड़े पैमाने पर जीवित व वित्त हानि हुई। ऐसे में नुकसान की एवज में सहायता हेतु 23 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लेते हुए क्षतिपूर्ति मुआवजा संबंधी आदेश जारी किए गए। इसके तहत समूचे राज्य हेतु 170.72 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई। इसमें से अमरावती जिले के लिए 2 करोड़ 91 लाख रुपए की नुकसान भरपाई प्राप्त हुई है। सरकारी निर्णयानुसार तय की गई दरों के अनुसार प्रभावितों को सहायता देने हेतु आवश्यक रहने वाली निधि का प्रस्ताव संभागीय आयुक्त द्वारा सरकार को भेजा गया था, जिसके अनुसार प्रभावित नागरिकों को सहायता राशि वितरित करने हेतु राज्य सरकार की ओर से निधि उपलब्ध कराई गई है। परतवाड़ा के रामचंद्र तथा विद्या निकेतन कॉलोनी में माहिर मल्टीपर्पज वुमेन्स फाउंडेशन द्वारा सार्वजनिक प्रयोग हेतु खाली छोड़ी गई जमीनों पर पौधारोपण करते हुए वट सावित्री का पर्व मनाया गया। अचलपुर नगर पालिका की पूर्व शिक्षा सभापति दीपाली विधले की अगुवाई में आयोजित इस उपक्रम के तहत दोनों वृक्षों के संगोपन की जिम्मेदारी प्रीति गाड़गे व विजया फाटकर पर सौंपी गई। इस समय फाउंडेशन की पदाधिकारी व क्षेत्र की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थीं। चिखलदरा की खूबसूरती को निहारने के साथ ही यहां आने वाले सैलानी चिखलदरा से लगे हुए टाइगर प्रोजेक्ट के अति सुरक्षित जंगल में घूमने की चाहत भी रखते हैं, लेकिन कोरोना काल के कारण विगत कई माह से जंगल सफारी बंद पड़ी थी। इस बारे में सबसे पहले मंडल न्यूज द्वारा खबर प्रसारित करते हुए जंगल सफारी पर जीवन यापन करने वाले करीब 100 परिवारों की व्यथा उजागर की गई। ऐसे में प्रशासन द्वारा शुक्रवार से जंगल सफारी शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे सभी को राहत मिली है। हालांकि फिलहाल ये जंगल सफारी केवल 30 जून तक ही शुरू रखने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर पर्यटकों को मायूसी झेलनी पड़ सकती है। अकोला स्थित विभागीय स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय को राज्य के स्वास्थ्य महकमे की ओर से शुक्रवार 25 जून को 77,140 कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई, जिसमें कोविशील्ड के 60,500 तथा कोवैक्सीन के 16,640 डोज का समावेश। शुक्रवार की सुबह वैक्सीन का स्टॉक प्राप्त होते ही इसका जिला निहाय वितरण किया गया, जिसके तहत अमरावती जिले को कोविशील्ड के 19,600 तथा कोवैक्सीन के 3,300 ऐसे कुल 22,900 डोज प्रदान किए गए। वहीं अकोला जिले को कोवैक्सीन के 2,040, बुल्डाना जिले को कोविशील्ड के 10,300 व कोवैक्सीन के 3,800, वाशिम को कोविशील्ड के 8,900 व कोवैक्सीन के 4,200 तथा यवतमाल जिले को कोविशील्ड के 21,700 व कोवैक्सीन के 3,300 डोज का स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। बीते कुछ दिनों से वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की वजह से अमरावती जिले सहित समूचे संभाग में टीकाकरण की रफ्तार काफी हद तक सुस्त हो गई थी, लेकिन अब दोनों वैक्सीन का स्टॉक मिल जाने की वजह से टीकाकरण संबंधी काम एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा।
जिले में जारी कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान के तहत गत रोज जिले के 40 टीकाकरण केंद्रों पर कुल 2585 लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगवाई। इसमें से 2113 ने पहला व 472 नागरिकों ने दूसरा प्रतिबंधात्मक डोज लगवाया। ऐसे में अब वैक्सीन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या अमरावती जिले में 5,89,264 पर जा पहुंची है, जिसमें से 4,44,980 ने पहला व 1,44,284 ने पहले के बाद दूसरा डोज लगवाया है। वहीं संभाग के 5 जिलों में गत रोज 273 टीकाकरण केंद्रों पर 25,618 लोगों ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया, जिसमें से 23,334 ने पहला तथा 2,284 ने दूसरा डोज प्राप्त किया। संभाग के 5 जिलों में अब तक 22,29,763 प्रतिबंधात्मक टीके लगाए जा चुके हैं, जिसके तहत 17,28,850 लोगों ने पहला तथा 5,09,13 लोगों ने पहले डोज के साथ दूसरा डोज लगवा लिया है। जिले में धीरे धीरे कोविड संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक टूटने लगी है। शुक्रवार को जिले में 38 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई जो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से वास्ता रखते थे। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,665 पर पहुंच गई है। वहीं कोरोना मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,548 पर पहुंच गया है। शुक्रवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 38 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 93,665 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 597 है, जिसमें मनपा क्षेत्र के 146 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 452 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 247 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 78 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 272 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 4,426 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.85% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 97.76% पर पहुंच गया है। यह लगातार दूसरी बार है जब जारी सप्ताह के दौरान पॉजिटिविटी रेट 1% से कम रहा। इसे एक तरह से अमरावती जिले के लिए काफी राहत वाली स्थिति कहा जा सकता है। वहीं शुक्रवार को समूचे संभाग में 144 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 25, यवतमाल के 9, बुल्ढाना के 43 व वाशिम के 29 मरीजों का समावेश रहा। साथ ही शुक्रवार को संभाग में 129 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 10, यवतमाल के 11, बुल्ढाना के 41 तथा वाशिम के 29 नागरिक शामिल हैं। संभाग में अब तक 3,54,480 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से 3,47,917 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं कोविड संक्रमण के चलते संभाग में अब तक 5,518 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें अकोला के 1,227, यवतमाल के 1,786, बुल्ढाना के 658 तथा वाशिम के 399 मरीजों का समावेश है। जिले के कुल 45 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2,338 बेड की व्यवस्था उपलब्ध है। इसमें से इस समय केवल 195 बेड पर ही कोविड संक्रमित मरीज भर्ती हैं और 2,143 बेड रिक्त पड़े हैं। इन 45 कोविड अस्पतालों में से 28 कोविड अस्पतालों में अब एक भी कोविड संक्रमित मरीज भर्ती नहीं है और इनमें से कई कोविड अस्पताल अब बंद होने की कगार पर हैं। कोविड संक्रमण काल के दौरान भी शहर पुलिस आयुक्तालय की विभिन्न आस्थापनाओं के अधिकारी व कर्मचारी अपने अपने कर्तव्यों पर लगातार तैनात हैं और अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें इस संक्रमण से बचाए रखने हेतु शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए मास्क, सर्जिकल कैप, हैंड ग्लोव्स, सैनिटाइजर बोतल, ग्लूकोज पाउडर तथा विटामिन सी की गोलियों का समावेश रहने वाले किट का वितरण किया गया। कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं के चलते जिला व सत्र न्यायालय अंतर्गत सभी न्यायालयों को अप्रैल माह में 4 दिन का अवकाश घोषित किया गया था। अब कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, ऐसे में इन 4 दिनों की पूर्ति करने के तौर पर आगामी शनिवार तथा सार्वजनिक अवकाश वाले दिन जिला व सत्र न्यायालय अंतर्गत सभी कोर्ट खुले रहेंगे। प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी फाल्के ने इस बारे में आदेश जारी किया है। विगत दिनों विद्या उर्फ सोनू गवई नामक युवती की चाइना मांझे से गला कटने की वजह से मौत हुई थी, जिसके बाद शहर पुलिस समेत मनपा का स्वच्छता विभाग हड़बड़ाकर जाग उठाए और चाइना मांझे की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए मनपा ने अपने 5 जोन अंतर्गत अलग अलग 5 दल तैयार किए हैं। इस दल द्वारा चाइना मांझे की बिक्री करने वाले दुकानों की जाँच शुरू की गई है। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा द्वारा सीएम उद्धव ठाकरे के नाम जिलाधीश नवाल के मार्फत सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि मराठा आरक्षण के मसले को लेकर राज्य सरकार द्वारा जल्द से जल्द ठोस निर्णय लिया जाए, अन्यथा मराठा समाज की ओर से तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि जब तक मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलता तब तक राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह की सरकारी पद भरती न की जाए। त्यामध्ये आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत, मराठा आरक्षण संदर्भात 2 दिवसीय अधिवेशन घेण्यात यावे। त्यानंतर आमची दुसरी मागणी आहे सकल मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, शासकीय वसतिगृह। त्यानंतर तिसरा मुद्दा आमचा आहे की स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस। बीती रात यवतमाल हाईवे पर बेलोरा विमानतल कार्यालय की खिड़की से एक लंबा सांप भीतर घुस आया, जिससे कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों में काफी हड़कंप मच गया और सभी कर्मचारी हड़बड़ाकर कार्यालय से बाहर निकले। जिसके बाद प्रहार सर्पमित्र संगठन के उपाध्यक्ष अभिषेक भाखरे से संपर्क किया गया और अभिषेक भाखरे अपने सहयोगी गणेश दुर्योधन के साथ तत्काल वहां पर पहुंचे और उन्होंने अंडे खाने वाले दुर्लभ प्रजाति के इस सांप को पकड़ने के बाद जंगल में ले जाकर सुरक्षित तरीके से छोड़ दिया।
पर्यटन स्थल चिखलदरा में स्काई वॉक का काम शुरू होते समय इस काम के संदर्भ में मंडल न्यूज द्वारा खबर प्रसारित की गई थी कि यह काम 3 महीने के बाद फिर से बंद हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्काई वॉक का काम शुरू है और 8 दिनों में स्काई वॉक के केबल का काम भी शुरू हो जाएगा। ऐसी जानकारी इस कार्य के व्यवस्थापक मिश्रा द्वारा दी गई है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के यवतमाल मार्ग पर शिवनी रसलापुर स्थित ढाबा संचालक ने विगत 14 जून से अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अनशन शुरू किया है, लेकिन जिला प्रशासन और संबंधित कंपनी की ओर से इस ओर अनदेखी दी जा रही है। ऐसे में अनशनकर्ता ओंकेश्वर तरहेकर ने एक पत्रकार परिषद बुलाते हुए कल 26 जून से समृद्धि महामार्ग का काम बंद करने की चेतावनी दी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा है, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने हलफनामे में अल्पसंख्यकों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। ऐसे में अब सरकार द्वारा इस आश्वासन को पूरा किया जाए। पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के पदोन्नति का आरक्षण रद्द कर अन्याय किया गया है। ऐसे में इस अध्यादेश को रद्द करने की मांग को लेकर कास्टेप कर्मचारी महासंघ की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही विभागीय आयुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को निवेदन भी भेजा गया। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में गौवंश तस्करी का एक और पर्दाफाश आज रामटेक के गोरक्षक दल के सदस्यों ने किया है। पहले मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में ट्रकों के माध्यम से गौवंश की तस्करी होती थी, लेकिन अब ट्रक पकड़े जाने का खतरा दिनों दिन बढ़ जाने की वजह से पिछले कुछ माह से तस्करों ने एक नया फंडा अमल में लाया है। एक बैलगाड़ी के पीछे 4 से 5 गौवंश बांधकर उन्हें तस्करों के ठिकाने तक पहुंचाया जाता है। शुक्रवार की सुबह गौरक्षक दल ने लगभग 30 बैलगाड़ियों का एक कारवां पांडुरना से उमरी मार्ग पर हिवरा गाँव के पास पकड़ा, जिसमें 100 के करीब गौवंश ले जाए जा रहे थे। यह जगह नरखेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अतः गोरक्षक दल के सदस्य पकड़े हुए जानवरों को लेकर नरखेड़ पुलिस थाने में ले गए, लेकिन कहते हैं कि वहां के एपीआई महेश भोदले ने पकड़े हुए गौवंश को बिना किसी कार्रवाई की छोड़ दिया, जिसके बाद इन्हीं गोरक्षक दल के सदस्यों ने इन बैलगाड़ियों को दोबारा पोरगवान से वरुड़ मार्ग पर रोका और इसकी सूचना वरुड़ पुलिस को दी गई। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में हुए 700 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड के निवेश में मिले कमीशन के मामले की जांच ने अब जोर पकड़ लिया है। आज पहली बार आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शिवाजी बचाटे ने अपने दल के साथ जिला मध्यवर्ती बैंक के मुख्य कार्यालय में जाकर कागजातों की जांच पड़ताल आरंभ की। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के विशेष पथक ने आज सुबह गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के तहत ट्रांसपोर्ट नगर में तथा फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के तहत सिंधु नगर में बिना रॉयल्टी क्षमता से अधिक रेत की ढुलाई करने वाले 3 ट्रकों को पकड़ा और तीनों ट्रकों को संबंधित थानों में लाकर जमा किया गया। कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले अकोली के निकट राज अग्रवाल के खेत में स्थित कुएं में कल दोपहर उसी गांव में रहने वाले 25 वर्षीय युवक कमल रविंद्र राउत की लाश पाई गई है। कमल राउत के जीजा कृष्णा चौहान ने इस लाश की शिनाख्त की। कमल राउत विगत 20 जून की रात से अपने घर से चला गया था। जिले के अचलपुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत परतवाड़ा से आसेगांव मार्ग पर अष्टमा सिद्धि फाटे के निकट सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग का वाहन और एक दुपहिया वाहन के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दुपहिया सवार काफी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीती शाम 7:30 बजे के आसपास साबनपुरा निवासी नितिन रमेश साहू बडनेरा रोड से अपनी दुपहिया लेकर गुजर रहे थे और लघुशंका के लिए समर्थ स्कूल परिसर में यूनिवर्सल अलाइनमेंट के पास एक खाली प्लॉट देखकर रुके, किंतु इस समय 3 अज्ञात लोगों ने उनकी लात घूंसों से पिटाई करने के साथ ही उनसे लूटपाट की। 22,000 रुपए नगद तथा मोबाइल सहित 5 अंगूठियां व सोने की चेन ऐसे कुल करीब 1.25 लाख रुपए का माल लूट लिया। पश्चात बुरी तरह से घायल नितिन साहू को तुरंत ही शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजापेट पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। मूर्तिजापुर एमआईडीसी परिसर में कंजरा रोड पर पैदल जा रहे एक व्यक्ति को दुपहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दुपहिया चला रहे योगेश नागलकर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुपहिया पर सवार विशाल दानले सहित पैदल राहगीर व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत ही लक्ष्मीबाई देशमुख अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।